and all present here. I, Mehak, on the behalf of KAP Financial Consultancy Private Limited, welcomes you all to the NABARD specific webinar. We at KIP working as a business subsidy consultant since 2008, and I again welcome you all to our webinar. हाँ जी, क्या हाल है? So let's start our webinar. I would like to invite our esteemed speaker for this webinar, Mr. Jitendra Kumar, who is well expert in the area of MSME sector, warehousing sector, and agri-infra projects. So let me introduce Mr. Jitendra Kumar, our Chief Business Development Officer. Sir, I would like to invite you to give your keen guidance on the NABARD specific webinar. Thank you, Max, for your introductions. Thank you And so once much, sir. again, I welcome to warms of my all audience, all participants, which are going to join our this specific webinars. आप सभी का KIP परिवार की तरफ से स्वागत है और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द नाबार्ड सब्सिडी विद अमेंडेड गाइडलाइंस। जैसा कि हमने ब्रीफ में शेयर भी किया था आपके साथ पहले भी कि नाबार्ड के जो सब्सिडी प्रोविजंस में कुछ चेंजेस आए हैं, तो आज हम डिटेल्स में वेयर हाउसिंग सेक्टर्स पर जो नाबार्ड सब्सिडीज के प्रोविजंस हैं, कैसे उनका बेनिफिट हम हमारे जो वेयर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लें, कैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ अपने वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट में लें। तो ऐसे कंप्लीट टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस वेबिनार के माध्यम से आज हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे। होस्ट टीम से मेरा रिक्वेस्ट है, लेट टू परमिट टू शेयर माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन इज विजिबल? Okay, thank you. Okay, I think my screen is visible to all of you. Now we are going to discuss for basics topics, that is the understandings of NABARD subsidies. आप सभी ने नाबार्ड का नाम काफी बार सुना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में नाबार्ड एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलरली इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है और पर्टिकुलरली जो वेयर हाउसिंग सेक्टर है उसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एज ए रीफाइनेंस फैसिलिटी जो ये बैंकों को देता है, जो सब्सिडीज के फॉर्म में इन्वेस्टर्स है उनको जो सहयोग करता है। आज हम जो नाबार्ड की अमेंडेड गाइडलाइंस है, क्योंकि रिसेंटली अभी अक्टूबर में और नवंबर में कुछ इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशंस आए हैं जिससे वेयर हाउसिंग सेक्टर में काफी अच्छा एक बूम मिलेगा। उसी कंसर्न्स में नाबार्ड के जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं उनमें हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। ये जो वेबिनार है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। टेक्निकल कंटेंट्स इसमें जो मिलेंगे आपको, तो आप अपने आप को बड़ा रिजर्व टाइम में स्पेयर रखिएगा, डिस्टर्ब मत कीजिएगा अपने आप को। और इसका कंप्लीट जो कंटेंट है आफ्टर वेबिनार हम आपको देंगे। वेबिनार के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा इसमें कंटेंट अवेलेबल रहेगा। यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में नए हैं और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करने की सोच रहे हैं, आप फूड ग्रेन स्टोरेज के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो वेयर हाउसिंग्स है ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। आप अगर कमीशन एजेंट हैं, आप अगर फूड ग्रेन मार्केट्स में ट्रेडिंग का काम करते हैं, या फार्मर हैं, आप फूड प्रोसेसिंग में या अपना खुद का जो गोडाउन स्टोरेज करना चाहते हैं, आप यदि ट्रेडर हैं, तो ये जो वेबिनार का जो कंटेंट है, ये जो नाबार्ड की सब्सिडीज है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहेगी। आप एक कमर्शियल ट्रेडर हैं या आप एक होलसेल ट्रेडर हैं, आप अपना खुद का कोई स्टोरेज फैसिलिटीज लाइन अप करना चाह रहे हैं, आपके अगर कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, चाहे वो राइस मिल है, ऑयल मिल्स है, फ्लोर मिल है, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और आपको गोडाउन्स की रिक्वायरमेंट है, स्टोरेज की नीड है, तो ये नाबार्ड की सब्सिडी आपके लिए बेनिफिशियल है। आप कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री लाइन अप कर रहे हैं और उसमें आपको फूड की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो भी नाबार्ड की सब्सिडी आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपकी लैंड हाईवे के पास है, स्टेट हाईवे के पास है, और आप अपना कोई गोडाउन फैसिलिटी लाइन अप करना चाहते हैं,
तो उसके लिए भी ये जो है बहुत अच्छी स्कीम है। आप रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी का मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की सेलिंग बाइंग कर रहे हैं, तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसी लोकेशन पे प्रॉपर्टी बाय कीजिएगा जहां वेयर हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज हैं और आप इस सब्सिडी का लाभ ले पाए। यदि आप बैंकर हैं, बैंकिंग के नाते, क्योंकि जो स्कीम है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, आपको बैंक से लोन लेने के बाद ही ये सब्सिडी के लाभ मिलते हैं। तो यदि आप बैंकिंग लाइन से जुड़े हुए हैं या बैंकों से लोन लेना चाहते हैं, तो बीइंग ए बैंकर भी आपके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, ताकि आप अपने कस्टमर को अच्छा लोन दे पाएं, उसके साथ सब्सिडी लाभ दे पाएं। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसी, जितने भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के टेंडर आते हैं, चाहे वो एफेड है, एफसीआई है, सीडब्ल्यूसी है, या जो पनग्रेन है, या और भी कोई वेयर हाउसिंग एजेंसीज हो सकती हैं, अगर आप उनसे भी कनेक्टेड पर्सन हैं तो उनके लिए भी ये वेबिनार बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट अवार्ड करती है उनके ऊपर भी सब्सिडी लाभ है। आप एक नए इन्वेस्टर हैं, वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए नाबार्ड की सब्सिडी की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोई प्रोजेक्ट लाइन अप करना चाह रहे हैं, पैकेजिंग यूनिट कोई सेटअप करना चाह रहे हैं, या प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, तो जो नाबार्ड सब्सिडी का जो ये वेबिनार है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। मेरा यहाँ आप सभी को, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से कनेक्टेड हो सकते हैं, तो आप कैसे भी किसी भी सेगमेंट से कनेक्टेड हो, यदि आप कोई स्टोरेज फैसिलिटीज लाइन अप करते हैं जो कि फूड ग्रेन स्टोरेज पर्पज के लिए है, नाबार्ड सब्सिडीज जो है आपके लिए फायदेमंद है, इसकी नॉलेज आपके लिए फायदेमंद है, ताकि आप इसकी प्लानिंग करके ये सब्सिडी लाभ आप ले पाएंगे। केआईपी अपना 24वां एस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट कर रही है 12 जनवरी को। आप सभी के साथ जो है ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि केआईपी पिछले 24 सालों से अपनी सेवाएं दे रही है, और 12 जनवरी को केआईपी का 24वां एस्टेब्लिशमेंट डे है। तो इस खुशी के अवसर पर आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर भी हैं। जो जितने भी लोग हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन कर रहे हैं, आपको नाबार्ड ई बुक पे, केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी पे, बायोमास पैलेट्स पे और एग्री इंफ्रा फंड्स पे कुछ हमारे स्पेसिफिक ऑफर भी हैं, जो हम आपको वेबिनार के एंड में आपके साथ शेयर करेंगे, तो जरूर आप इनका लाभ उठाइएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर पर्टिकुलर नाबार्ड सब्सिडी टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में बताना चाहूंगा। नाबार्ड जो है एक नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट है, यानी एक बैंक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अपनी सेवाएं देता है। फाइनेंसिंग जो स्कीम जितने भी लाइनअप है नाबार्ड की, चाहे वो स्टोरेज की फील्ड्स हैं, बिजनेस है, या अदर देन स्टोरेज की फील्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड जो बिजनेस है उन पे इनका सपोर्ट रहता है। अभी जो नाबार्ड की जो नई एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है एएमआई, ये पुरानी जो स्कीम होती थी ग्रामीण भंडारण योजना, उसका एक नया नाम है एएमआई स्कीम है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, आईएसएम भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में एएमआई भी बोलते हैं। जितने भी मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो अब नाबार्ड की स्कीम में कवरेज हो चुके हैं। तो बहुत अच्छी एक बिजनेस कवरेज नाबार्ड की सब्सिडीज में आ रही है। और ये जो इम्प्लीमेंटेड है पूरा का पूरा जो नाबार्ड सब्सिडी का जो पैटर्न है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इम्प्लीमेंटेड, यानी सेंट्रल मिनिस्ट्री है। तो आप चाहे भारत के किसी भी स्टेट में कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे ये वेयर हाउसिंग फील्ड से रिलेटेड अगर कोई गोडाउन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि नाबार्ड की सब्सिडी पूरे देश में लागू है। ये स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ये सेंट्रल स्पेसिफिक है। और अभी जो है इसका फाइनेंशियल आउटले जो है 148 करोड़ पर ईयर का डिटरमाइंड हुआ है, यानी 2023 से लेके ये जो स्कीम 2025-26 तक कंटिन्यू है। 444 करोड़ का टोटल बजट्स इसमें सैंक्शंस हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उनको रिड्यूस किया जाए। जितने से ज्यादा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होंगे, उतना ज्यादा देश के जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ डिटरमाइंड्स होंगे। और जो नाबार्ड की स्कीम है अभी 31 मार्च 2026 तक कंटिन्यूड है। और अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट्स आए हैं 4 नवंबर 2024 को अमेंडमेंट्स आए हैं,
उन अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो रिवाइज सब्सिडी के गाइडलाइंस हैं उनके हम आगे डिटेल में शेयर आपके साथ डिस्कशन करें। नाबार्ड स्कीम है, इसके कुछ की पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। मैंने बताया आपको कि यदि आप कोई गोडाउन्स बना रहे हैं, एग्रीकल्चर फूड ग्रेन बेस्ड स्टोरेज फैसिलिटी लाइन अप कर रहे हैं और बैंक से लोन ले रहे हैं, तो ही आपको नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यानी कि ये क्रेडिट लिंक स्कीम है, आपको बैंक से लोन लेना मैंडेटरी है। सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट पे नाबार्ड की स्कीम लागू नहीं होती है, ये आपको टेक केयर रखना है। इसमें तीन मेजर टाइप की कैटेगरीज बनाई हुई हैं, यानी जो रिजर्व कैटेगरीज है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जनरल कैटेगरीज हैं। फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेंट्स सब्सिडी प्रोविजंस, वह हम आगे आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। कैपेसिटी बेस और डिस्ट्रिक्ट बेस ये सब्सिडी स्कीम है, यानी कि मैक्सिमम आप कितना सब्सिडी लाभ ले पाएंगे, कि कितने मीट्रिक टन के गोडाउंस की स्टोरेज कैपेसिटी इसमें अलाउड है, वन टाइम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। ये स्कीम जो पैरामीटर्स है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इसमें आगे। साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, यानी नाबार्ड की जो कैपिटल सब्सिडी है, साथ में आपको जो बैंक से लोन लेते हैं उस पे इंटरेस्ट सब्सिडी का भी प्रोविजन है, जो कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में लाइन अप है। यानी दोनों लाभ आप ले पाएंगे, कैपिटल सब्सिडी भी और इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ भी अब आप ले पाएंगे। यानी दोनों स्कीम का कॉम्बिनेशंस अब वेयर हाउसिंग सेक्टर पर एप्लीकेबल्स है। जैसे मैंने बताया आपको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट प्लान करें, सबसे पहले आपने अपने बैंकर के साथ डिस्कस करना है, आपने लोन लेना है। और लोन के भी कुछ गाइडलाइंस है कि आपको वो टेक के रखना है, क्योंकि जब भी आप बैंक से बात करेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि किस टाइप से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, किस टाइप से आपने अपना जो फंड्स मैनेज करना है और कितना फंड्स आपने बैंक से लेना है। कैटेगरी जो सब्सिडीज हैं जो कि अभी बड़ी हैं, वही मैं आपके साथ अब यहाँ शेयर कर रहा हूँ। तीन बेसिक कैटेगरीज हैं। यदि आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, यानी जो सिक्किम है आपका, जो है अंडमान निकोबार है, या जो यूटीज है, जो अपने यूनियन टेरिटरीज हैं, या हिली एरियाज हैं, वहां पे अब जो है सब्सिडी लाभ मैक्सिमम जो है 2,66,00,000 तक का बढ़ा दिया गया। यानी पर एमटी आपको 2,666 रुपए पर एमटी आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा, मैक्सिमम सब्सिडी लाभ मिलेगा। और प्रोजेक्ट कॉस्ट का ये 33% रहेगा और मैक्सिमम आप 10,000 मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी तक का जो गोडाउन्स है, फैसिलिटीज है, उसके ऊपर सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। वन टाइम में 5,000 से और मैक्सिमम 10,000 तक का है। ये फर्स्ट कैटेगरी है। कैटेगरी टू में जो रजिस्टर्ड एफपीओज हैं, पंचायत है, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर है, एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, अगर ये गोडाउन फैसिलिटी लाइन अप करते हैं तो इनको जो मैक्सिमम सब्सिडी लाभ है वो 2,000 रुपए पर एमटी, यानी कि 1 मीट्रिक टन पे 2,000 रुपए तक का सब्सिडी लाभ, जो कि मैक्सिमम 2 करोड़ तक की हो सकती है। और इनको भी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 33% बेनिफिट यहाँ लाइन अप होगा। इसके अलावा जो कैटेगरी थ्री में है, जितने भी अदर जो है कोई पार्टनरशिप फर्म्स है या कंपनीज है जो अदर कैटेगरीज में लाइन अप होंगे, उनको 25% जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट का सब्सिडी मिलेगा, जो कि मैक्सिमम अप टू 1.50 CR, यानी 1.5 करोड़ तक का मैक्सिमम सब्सिडी लाभ है। पर एमटी के हिसाब से देखें तो ये 1,500 रुपए पर एमटी होगा। यानी जो पिछली गाइडलाइंस थी ये उनसे दुगना हो चुके हैं। यानी पहले हमें जनरल कैटेगरी में 750 रुपए पर एमटी सब्सिडी लाभ मिलता था, जो कि मैक्सिमम 50 लाख तक का था एक प्रोजेक्ट पे। तो अब यहाँ ये लाभ बढ़ चुके हैं। इन चीजों में आपको जनरल कैटेगरीज हैं, जो अलाइड एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे आप बड़े हुए बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। कैपेसिटी बेस जैसे मैंने बताया था आपको अभी कि 10,000 तक की आप एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट में आप प्रोजेक्ट अगर लाइन अप करते हैं तो मैक्सिमम सब्सिडी आप 10,000 मीट्रिक टन के स्टोरेज पे ले सकते हैं। लेकिन वन टाइम में आपको केवल 5,000 मीट्रिक टन पे ही सब्सिडी लाभ मिलेगा। यानी कि
आप अगर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टोरेज फैसिलिटी बना रहे हैं तो 5,000 मीट्रिक टन पे आप एक बार सब्सिडी प्लानिंग कर लीजिएगा, और 5,000 अगले फेज में कर लीजिएगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम आप 10,000 मीट्रिक टन तक का ही सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गोडाउन फैसिलिटी लाइन अप कर रहे हैं तो फिर ये आपको दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप एडिशनल सब्सिडी लाभ की प्लानिंग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोविजन है ये। इंटरेस्ट सब्सिडी जैसे मैंने बताया आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लाइफ है, और ये टर्म लोन पे ही अवेलेबल से ध्यान रखना जब भी आप अगर प्लानिंग करते हैं। अगर आपका टर्म लोन है तो ही आपको ये सब्सिडी लाभ मिलेगा। सीसी लिमिट पे, ओडी फैसिलिटीज पे, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज पे ये लाभ नहीं है। इसमें 3% इंटरेस्ट सब्सिडी है, 7 साल तक अवेलेबल है, बहुत अच्छा है। और जो मैक्सिमम टर्म लोन अमाउंट है वो इसमें 2 करोड़ तक की है। तो ये आपने टेक केयर रखना है कि जब भी आप बैंक से बात करें, आप अपने टर्म लोन की स्ट्रक्चरिंग ऐसे करें ताकि आपको नाबार्ड सब्सिडी का भी लाभ मिल जाए, और आपको जो है इंटरेस्ट सब्सिडी का भी लाभ मिल जाए। बिफोर गोइंग टू टेक बैंक लोन लेने से पहले ही हमें ये एआई का अप्रूवल्स लेना होता है, ये आपने ध्यान रखना है। सब्सिडी पैटर्न जो है, नाबार्ड जो सब्सिडी देता है अपनी 50% एडवांस देता है। जैसे ही आपका लोन हुआ, लोन होते ही आपको विद इन 90 डेज में जो आपका लोन डिसबर्समेंट हुआ है उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपको अपना क्लेम सबमिट करना होता है, ताकि आपको 50% एडवांस सब्सिडी इसमें मिलती है। इसके बाद जो है 50% आफ्टर कंप्लीशन मिलती है। या जैसे ही आपका गोडाउन कंस्ट्रक्ट हुआ, आपको 50% सब्सिडी आफ्टर कंप्लीशन मिलती है। इसमें जो टाइमलाइन है वो 18 महीने के अंदर अंदर, यदि आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 करोड़ तक का है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो आपको विद इन 18 मंथ्स ये सारा फाइलिंग प्रोसेस और कंस्ट्रक्शन से लाइन अप कर लेना है। यदि 2 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है तो ये जो टाइमलाइन है 24 महीने तक की बढ़ाई हुई है। ये बहुत अच्छा प्रोविजन है ये भी। यानी 2 किस्तों में आपको नाबार्ड की सब्सिडी मिलती है, 50% एडवांस, 50% आफ्टर कंप्लीशन। अब जो नाबार्ड के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या है, यानी कि कई बार मन में आता है कि आप जैसा मन मर्जी अपना गोडाउन बना लो, आपको नाबार्ड की सब्सिडी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब पूरे भारत में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट इम्प्लीमेंटेड हो चुका है, जिसको हम WDR एक्ट भी बोलते हैं, कुछ कॉमन लैंग्वेज में इसको वाड्रा भी बोलते हैं। तो आपको एज पर द WDRA नॉर्म्स गोडाउन कंस्ट्रक्ट करना है, तभी आपको नाबार्ड की सब्सिडी के लाभ मिलेंगे। तो दैट्स व्हाई वी आर कवरिंग है द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, कि क्या कॉस्ट से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, क्या लैंड से रिलेटेड नॉर्म्स हैं, क्या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉर्म्स हैं। आपको ये टेक केयर करते हुए गोडाउंस बनाना है, ताकि आपके सब्सिडी लाभ कंटिन्यू बने रहे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट रिलेटेड नॉर्म्स हैं, कि किस प्रोजेक्ट्स पे ये एप्लीकेबल्स हैं, क्या कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, आपका पैसा कितना होना चाहिए, परमिजेबल कॉस्ट क्या है, इसके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये केवल नए प्रोजेक्ट पर ही एप्लीकेबल्स हैं। कई लोगों के पास ऑलरेडी अगर गोडाउन है, वो उसमें कोई रिनोवेशंस करते हैं तो पूछते हैं क्या हम रिनोवेशंस पे या रिपेयरिंग्स पे सब्सिडी लाभ ले पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोई नया गोडाउन बनाते हैं तभी आपको ये सब्सिडी लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें अभी एक हल्का सा मॉडिफिकेशन जो नई गाइडलाइंस में आया है वो ये है कि पहले तो रिनोवेशन जो एग्जिस्टिंग गोडाउन के होते हैं उस पर किसी को लाभ नहीं था, लेकिन अभी जो ये जो लाभ है, यानी अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइन अप किया हुआ है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, जिन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से फाइनेंसिंग ली हुई है, यानी ऐसे गोडाउन्स जिनका कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने कंस्ट्रक्ट किया है और एनसीडीसी से फंडिंग लिया हुआ है, अब यदि वो लोग अपने गोडाउन्स में रेनोवेशंस करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो उसके ऊपर भी नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ अब लागू हो चुका है। तो बहुत अच्छा प्रोविजन ये आया है। अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से गोडाउन फैसिलिटी लाइन अप कर रहे हैं तो ये अब एक्सपेंशन पे, रेनोवेशंस पे आपको नाबार्ड की सब्सिडी भी अवेलेबल हो जाएगी।
कॉस्ट कंपोनेंट क्या है? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कौन कौन से कॉस्ट इसमें शामिल की जाती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस काफी सारे लोग पूछते हैं कि सर कैसे कैसे लागत इसमें शामिल है। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है आपकी कंस्ट्रक्शंस की, वो शामिल होती है, पहला पॉइंट। उसके बाद जो फंक्शनली रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि आपकी बाउंड्री वॉल्स, इंटरनल रोड, ड्रेनेज सिस्टम, शॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स या टेस्टिंग इक्विपमेंट्स, यानी जो फंक्शनली रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है वो भी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में शामिल किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सब्सिडीज। मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो, यानी खुद का पैसा कितना हो, तो वो है 20%। यानी जब भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रमोटर है उनका मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन यानी खुद का पैसा 20% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के इक्वलेंट होना चाहिए। अब इसमें हल्का चेंज आया है, जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें ये चेंज आया है। यदि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एफपीओ है या पंचायत है, तो खुद का पैसा केवल 10% लगाकर भी आप ये सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोविजन है ये। यानी खुद का पैसा पहले जो हर एक टाइप के एप्लीकेंट पे 20% मैंडेटरी था, वो कोऑपरेटिव्स और एफपीओ और पंचायत के लिए 10% कर दिया गया है, बाकी कैटेगरी के लिए 20% है। बैंक लोन कम से कम 50% आपका मैंडेटरी है, यानी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपकी, उसका 50% मिनिमम बैंक लोन होना ही चाहिए, तभी आपको नाबार्ड की सब्सिडी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 20 लाख रुपए आपने अपने लगाने हैं, और जो बैंक लोन है वो कम से कम 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपके ऊपर नाबार्ड सब्सिडीज के नॉर्म अप्लीकेबल्स होंगे। तो ये अच्छे प्रोविजंस। अब हम बात करते हैं परमिजेबल कॉस्ट। परमिजेबल कॉस्ट जो पहले 3,000 रुपये पर मीट्रिक टन थी, देखिए कम से कम 10 साल से इस टॉपिक्स पे बातचीत चल रही थी डिपार्टमेंट के साथ कि सर जो पहले 3,000 रुपये पर मीट्रिक टन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे ही अलाउड करते थे परमिजेबल कॉस्ट, अब उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 6,000 रुपये पर मीट्रिक टन कर दिया है। तो बहुत अच्छा पैरामीटर्स है, इससे ही आपके सब्सिडी लाभ आप बढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 मीट्रिक टन का गोडाउन बना रहे हैं तो उसकी जो परमिजेबल कॉस्ट है अब 3 करोड़ रुपए हो। यानी पहले ये परमिजेबल कॉस्ट केवल 1.5 करोड़ थी, लेकिन अब आपकी जो परमिजेबल कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ सब्सिडी कैलकुलेशन 3 करोड़ तक की एक्सेप्टेबल्स है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको अगर 33% की कैटेगरी में फॉल आउट हो रहे हो तो 3 करोड़ का 33% यानी 1 करोड़ तक का आपको सब्सिडी लाभ मिलेगा। यानी कि अब जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, अगर आपको मैक्सिमम सब्सिडी लाभ लेना है तो आप अपने प्रोजेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको 6,000 रुपये पर मीट्रिक टन तक के लेके जा सकते हैं। यानी कि आपने यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो भी आपका साइट कंस्ट्रक्शंस हैं, लेआउट्स हैं, जो फंक्शनली रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर्स हैं, आप अपना कॉस्ट असेसमेंट इस तरीके से कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी लाभ ले पाए। यदि आपका कम का असेसमेंट बनता है तो आपको अकॉर्डिंगली कम पे मिलेगा, लेकिन अगर आप 6,000 से ज़्यादा कर लेते हो असेसमेंट पर मीट्रिक टन का, तो आपको 6,000 तक के ही परमिजेबल कॉस्ट पे सब्सिडी लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है जो आपको टेक के रखनी। अब हम बात करते हैं कि जो लैंड आप सिलेक्टेड करते हैं उससे रिलेटेड जो नॉर्म्स है, वो आपकी खुद की भी हो या आप लीज पे ले सकते हो। साइट के कवरेज से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, लैंड की कॉस्ट से रिलेटेड एस्पेक्ट हैं, पब्लिक असेस हैं, लैंड टाइटल्स हैं, कन्वर्जन ऑफ लैंड है, एरिया रिक्वायरमेंट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इन पे हम बात करते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है यदि लैंड आपकी खुद की है तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इससे आपको बैंकिंग में भी आसानी रहती है। लेकिन अगर आप लीज पे लेके करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसमें जो लीज पीरियड है कम से कम 15 साल का होना चाहिए, और रजिस्टर्ड लीज डीड आपके पास होनी चाहिए। जब भी, क्योंकि जब भी आप स्टोरेज फैसिलिटी का प्लान आउट करते हैं तो आपके माइंड्स में ये रहते हैं कि लैंड किसके नाम से है। अगर वो किसी लेडीज के नाम है तो अगर उसके नाम से आप प्लानिंग करेंगे तो सब्सिडी लाभ ज्यादा मिल जाएगा। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि लैंड को आपको लीज पे भी लेके आप प्लान आउट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोविजन है, दोनों ही ऑप्शंस हैं, आप लीज पे भी और अगर ओनरशिप आपकी है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों ही केस में आप सब्सिडी लाभ ले सकते हैं। साइट जो है आपने ध्यान रखना है कि रूरल एरिया में होनी चाहिए, क्योंकि जो नाबार्ड है पहले ग्रामीण भंडारण योजना इसका नाम था,
आपको बेनिफिट तभी मिलता है अगर आपकी जो लैंड है वो रूरल एरिया में सेटअप है। यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यदि आपकी साइट म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, इनकी बाउंड्री के अंदर है तो आप नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ नहीं ले पाएंगे, ये ध्यान रखना आपने। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शंस ये है कि यदि आपकी लैंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्युनिसिपल कमेटी की बाउंड्री के अंदर है, लेकिन जो गोडाउन आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट द्वारा डेजिग्नेटेड कोई फूड पार्क है, इंडस्ट्रियल एरिया है, या कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का एरिया है, या और किसी भी टाइप से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड एरिया में यदि आप गोडाउन्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट है। कई बार हम किसी शहरी क्षेत्र में अगर गोडाउन बना देते हैं फिर दिमाग में आता है कि यहाँ तो नाबार्ड सब्सिडी अप्लीकेबल ही नहीं है। तो अगर आप विद इन म्युनिसिपल कमेटी और कॉर्पोरेशन के एरिया में प्लान आउट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरिया में आप गोडाउन कंस्ट्रक्ट करें, और बाहर अगर करते हैं तो वो रूरल एरिया आपके कवरेज में आ जाएगा और नाबार्ड की सब्सिडी आपके ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगी। जो लैंड कॉस्ट है, कई बार ये आता है कि जैसे हमने पहले अभी अभी बताया था कि एक प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में कम से कम 20% होना ही चाहिए। कई बार प्रमोटर जो लैंड को बाइंग करता है, लैंड की जो कॉस्ट है, क्या वो भी प्रमोटर के कंट्रीब्यूशन में शामिल होगी? तो इसका आंसर है हाँ। यानी अगर जो लैंड आप बाइंग करते हैं या लीज पे लेते हैं उसके ऊपर जो आपकी लागत है वो आपका प्रमोट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि वो जो लैंड कॉस्ट है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसका केवल 10% तक का कॉस्ट ही एज ए लैंड कॉस्ट परमिजेबल होगा, और प्रमोटर उसको अपने कंट्रीब्यूशन में ऐड कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पब्लिक असेस बहुत जरूरी है। यानी कई बार जब आप साइट का सिलेक्शन करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना कि सब्सिडी तभी मिलेगी आपको जब आपकी साइट पब्लिकली असेस होगी। पब्लिकली असेस मींस कि ऑन रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उस लैंड से कनेक्टेड कोई रास्ता, कोई सड़क, कोई आपका कनेक्शन होना चाहिए कि पब्लिकली उसमें कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उस पर विजिट कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है। ये आपने ध्यान रखना, जब भी आप नक्शा बनवाएं आपकी लैंड के साथ पब्लिक एक्सेस होना चाहिए। लैंड के जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने टेक के रखने हैं, क्योंकि जब भी आप बैंक से प्लानिंग करेंगे तो टाइटल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल साफ सुथरे हों, किसी भी प्रकार का उस पर डिस्प्यूट ना हो, उसकी जमाबंदी, उसके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, इंतकाल है, मुटेशंस हैं, वो सारे साफ सुथरे हों, किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट्स ना हो। और जब आप बैंक से लोन लेंगे तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का लोन भी ना हो, यानी वो फ्री टाइटल्स की प्रॉपर्टीज होगी तो उतना बेटर आपके लिए ये प्लान आउट करने में रहेगा। यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज जिस भी साइट के ऊपर आप गोडाउन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप ये जरूर देखिएगा उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स अच्छे से साफ सुथरे हों और किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो, पिछली चेन उसकी कंप्लीट हो ताकि बैंक लोन लेने में आपको आसानी। कन्वर्जन ऑफ लैंड, क्योंकि वेयर हाउसिंग सेक्टर एक इंडस्ट्रीज नॉमिनेटेड हो चुका है, तो यदि आपकी लैंड कंट्रोल एरिया में फॉल आउट होती है, स्टेट स्पेसिफिक लॉ इस पे अप्लाइज होते हैं। हर स्टेट में टाउन कंट्री प्लानिंग डिफाइन करती है कंट्रोल एरिया। तो आपने ये टेक के रखना है कि यदि आपकी लैंड कंट्रोल एरिया के अंदर फॉल आउट होती है तो आपको जो है आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है या जो रेजिडेंशियल लैंड है उसको कन्वर्टेड कराना पड़ेगा कमर्शियल यूज के लिए। तो यदि कंट्रोल एरिया के अंदर है तो आपको कन्वर्जन कराना होता है, यदि कंट्रोल एरिया से बाहर है तो जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है उससे आपको एक एनओसी लेना होता है। तो ये कन्वर्जेंस, इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर लैंड है आपको उसको गैर मुमकिन जरूर कराना है ताकि तभी उसके ऊपर जो आपकी जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लाइन अप हो पाए। एरिया रिक्वायरमेंट्स कितना रहता है? जनरली जो एफसीआई की जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली 5,000 मीट्रिक टन के लिए कम से कम 2 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट्स हैं। इससे ऊपर जो सब्सिक्वेंट जो एडिशनल अगर आप स्टोरेज फैसिलिटी लाइन अप करते हैं तो एडिशनल 5,000 मीट्रिक टन के लिए 1.7 एकड़ की रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो कम से कम
यदि आप 5,000 मीट्रिक टन का गोडाउन फैसिलिटी लाइन अप करना चाहते हैं तो 2 एकड़ का प्रोविजन जरूर कीजिएगा। अब नाबार्ड के जो कंस्ट्रक्शन नॉर्म है, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने पहले आपको जो है लैंड से रिलेटेड नॉर्म्स आपको बताए हैं, आपके जो परमिजेबल कॉस्ट नॉर्म्स हैं उसको बताए हैं, ताकि आपके बैंक लोन में, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, आपकी साइट सिलेक्शंस में आप कोई गलती ना करें और आपका सब्सिडी लाभ मिस ना हो। आप जब जो गोडाउन कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके भी कुछ नॉर्म्स हैं, वो आपको टेक केयर करने हैं, जैसे साइट के जो लेआउट्स हैं, WDRA नॉर्म्स हैं, और जो स्टोरेज कैपेसिटीज है। क्योंकि नाबार्ड सब्सिडी अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको देगा, तो वो नॉर्म्स यदि आपकी नॉलेज में है तो इससे आपका सब्सिडी लॉस नहीं होगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, साइट का लेआउट्स। आप बड़े अच्छे से किसी अच्छे एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट से अपने साइट का लेआउट बनवाइएगा, क्योंकि हमने पब्लिक एक्सेस भी उसमें लाइन अप करना होता है। और कई बार आप अपने गोडाउन को इसी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को देना चाहते हैं, किसी भी सरकारी एजेंसीज को अगर देना चाहते हैं, तो आपका गोडाउन अगर सही बना हुआ होगा तभी आप उसको दे पाएंगे। तो यहाँ आपको जो साइट का जो लेआउट है, यानी उसमें जो स्टेकिंग सिस्टम है, जो चैम्बर्स हैं, उनकी जो हाइट्स हैं, विड्थ हैं, पब्लिक असेस हैं, इंटरनल रोड्स हैं, बाउंड्री वाल हैं, वो कंप्लीट एस्पेक्ट जो एफसीआई द्वारा डिसाइडेड नॉर्म्स हैं वो अपने आर्किटेक्ट को दीजिएगा, ताकि उसका नक्शा जो बनेगा एज पर नॉर्म्स बनेगा। ये इससे आपको सब्सिडी लॉस तो होगा ही नहीं, साथ में आपको एडिशनल कभी भी किसी भी प्रोक्योरमेंट एजेंसी को किराया पे देने का अगर ऑप्शंस मिलता है, किसी टेंडर में पार्टिसिपेशन का ऑप्शंस मिलता है, तो आपके लिए ईजनेस आ जाता है इससे। तो अच्छे से आर्किटेक्ट को अपने लैंड्स के प्रॉपर जो सीजरा है, जो मैप है, वो दे के आपने अच्छे से एज पर द नॉर्म्स अपने आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना है। इससे आपके सब्सिडी लाभ में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। जो सब्सिडी बेनिफिट कैलकुलेशंस होती हैं, ये स्टोरेज कैपेसिटीज के अकॉर्डिंगली ही होते हैं। कई बार ये आता है कि आपका आर्किटेक्ट जो है, या आपकी जो कैलकुलेशंस होती है कि भाई हमारा इतना मीट्रिक टन का बन गया, लेकिन जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ही उसकी कैलकुलेशंस होगी स्टोरेज कैपेसिटीज की। और जो नाबार्ड के द्वारा स्टैंडर्ड नॉर्म्स डिफाइन है, उसके अकॉर्डिंगली जो स्टोरेज कैपेसिटी बनी, उसी के ऊपर आपका सब्सिडी लाभ कैलकुलेट होगा। तो साइट लेआउट का सब्सिडी कैलकुलेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि साइट ही बताएगी कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी बन रही है। WDRA नॉर्म्स क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट है। ये एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, जो वेयर हाउसिंग सेक्टर्स है उसको ये रेगुलेट करेगी। वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में जो गोडाउन्स बन रहे हैं उनमें कैसे उनके कंस्ट्रक्शंस हों, क्या उनके जो है अलाइड नॉर्म्स हैं, क्योंकि इसमें फूड ग्रेन रखा जाता है, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटीज, उनकी हाइजीन्स पोजीशंस, बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो WDRA अब आपको रेगुलेट करता है। तो आपका गोडाउंस WDRA में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी अब आपको नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जनरली बिजनेसमैन या जो भी गोडाउंस बनाते हैं वो गोडाउंस को ऐसे ही बना लेते हैं, वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। कॉस्ट रिडक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमारा यहाँ रिकमेंडेशंस है, एडवाइस है, समेशंस है कि जब भी आप गोडाउंस बनाएं, एज पर द नॉर्म्स बनाएं, क्योंकि अब आपकी जो है परमिजेबल कॉस्ट बढ़ा दी गई है। अगर आप एज पर नॉर्म्स बनाते हैं तो आपका WDRA में रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा, आपको कोई भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के टेंडर में पार्टिसिपेशन मिल सकता है, आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सब्सिडी का लाभ मिलेगा, और नाबार्ड की सब्सिडी का लाभ भी आपको मिलेगा, और इजी बैंक फाइनेंस आपको मिलेगा। कोई कंप्रोमाइज ना कीजिएगा। अब अगर आपका गोडाउन 1,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की कैपेसिटी का है, तो एज पर द नाबार्ड्स न्यू नॉर्म्स WDRA रजिस्ट्रेशन हैज बिकम मैंडेटरी, यानी आपको WDRA रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। और जैसे ही आपका गोडाउन बनेगा आपको WDRA में रजिस्ट्रेशन कराना है। ये सेंट्रल एजेंसीज है। तो यदि आपका गोडाउन, अभी जितने भी ऑडियंस है, यदि आपने गोडाउन बना चुके हो या बनाने वाले हो, जिनके ऑलरेडी बने हुए हैं, तो WDRA में रजिस्ट्रेशन ऐसे करवाएं। इस पे भी KIP की टीम आपको असिस्ट करती है। तो ये नया
जो अमेंडमेंट्स आया है आपको ये टेक केयर रखना है। अब बात आती है कि आपने जो गोडाउन बनाया उसकी स्टोरेज कैपेसिटी मेजर कैसे हो, क्योंकि जो नाबार्ड है अपने तरीके से कैलकुलेशन करता है। उसके तीन बेसिक पैरामीटर्स हैं कि लेंथ ऑफ द गोडाउंस, विड्थ ऑफ द गोडाउंस, हाइट ऑफ द गोडाउंस। तीन एस्पेक्ट्स आपको टेक केयर करने हैं कंस्ट्रक्शन नॉर्म में। और जो गोडाउंस जिनकी हाइट 4.5 मीटर से अबाव होगी उनका कैलकुलेशन मेथड ये है कि 1.8 मैट्रिक टन पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया ये कैपेसिटी कैलकुलेशन होगी। यानी जितना स्क्वायर मीटर आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसको 1.8 मीट्रिक टन, यानी एक स्क्वायर मीटर में 1.8 मीट्रिक टन का कैलकुलेशन लाइन अप होगा यदि आपके गोडाउन 4.5 मीटर या उससे ज्यादा के हाइट के हैं। अगर आपकी हाइट 4.5 मीटर से कम है तो कैलकुलेशन कैसे होगी? 0.4 मीट्रिक टन पर क्यूबिक मीटर्स। तो दो ये मेथड्स हैं नाबार्ड की कैलकुलेशन के। जनरली 6 स्क्वायर फीट में 1 मीट्रिक टन बनता है। अगर आप कैपेसिटीज को जनरली काउंट करते हैं यानी 5,000 मीट्रिक टन का जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी एरिया है उसमें जो फिट में देखेंगे तो वो 30,000 स्क्वायर फीट एरिया आपका कवर्ड एरिया माना जाता है। तो ये मेथड है कैलकुलेशंस के। तो आपको अकॉर्डिंगली जो है सब्सिडी बेनिफिट मिलेगा जो नाबार्ड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपकी कैपेसिटी काउंट हो। हाइट की कैलकुलेशन कैसे होगी कि बॉटम पॉइंट मेजरमेंट होता है। जैसे आपकी जो प्लेंथ होती है उसका जो फर्श होता है वहां से लेके जो छत तक का टोटल जो डिस्टेंस होगा यानी वो हाइट में कवरेज होगी। यानी आपका जो बॉटम ऑफ द गोडाउन फ्लोर टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ रूफ और कवर, तो ये आपने ध्यान रखना है। ये हाइट मेजरमेंट है। यदि आप ट्रेसिस वगैरह यूज करते हैं तो बॉटम ऑफ द ट्रेसिस टू द प्लेन ऑफ द फ्लोर्स, यानी जो आपका नीचे फर्श से लेके ऊपर का जो ट्रेसिस बना होता है जो घुमावदार फॉर्म में होता है उसके जो नीचे की जो लेयर्स होती है वहां तक की हाइट इसमें काउंट होती है। यदि आप आरसीसी रूफ काउंट करते हैं यानी आरसीसी रूफ जो आप लाइन अप करते हैं छत बनाते हैं ऊपर, तो आपको जो नीचे से लेके जो आरसीसी की छत है उससे 1 फीट नीचे तक का एरिया इसमें कवर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं और इन सभी को हमने हमारी ई बुक्स में भी शेयर किया हुआ है, वो मैं आगे आपको शेयर करूंगा। यदि आपको सारे टेक्निकल नॉर्म्स लेने हैं, कंस्ट्रक्शन नॉर्म लेने हैं तो वो हमारी ई बुक्स में भी कवर हो। जो कंप्लायंस है, की पॉइंट्स हैं जो गोडाउन स्ट्रक्चर्स के हैं, जब भी आप गोडाउन्स बनाएं, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप हो सकते नए हो, आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट्स हैं। दैट्स वाई वी आर शेयरिंग टू यू। आपको सब्सिडी लाभ लेने हैं अपने वेयर हाउसिंग स्ट्रक्चर्स में तो इनकी आपको टेक केयर रखनी है। जब भी आप गोडाउन्स बनाएं असेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी सही से उसके नक्शे में हो, ये ध्यान रखना है। वेंटिलेशन और एयर फ्लो इसके भी नॉर्म्स हैं। रोलिंग जो स्टर्स होंगे, विंडोज होंगी, वो आपने टेक केयर कितने बनेंगे वो सारे डिफाइन है। रोलिंग स्ट्रक्चर कितने हाइट का बनेगा, विंडोज कितनी बनेगी, डिजाइन और लेआउट कैसे होंगे, हाइट पैरामीटर क्या होंगे, ड्रेनेज सिस्टम क्या होंगे, ये सारे के सारे एज पर एफसीआई जो नॉर्म्स है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस डिफाइन है। आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने गोडाउंस बनाने हैं ताकि आसानी से आपको सब्सिडी लाभ मिल पाए। आपका किसी भी प्रकार के बैंक लोन में कोई व्यवधान ना आए, सब्सिडीज में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोई अप्रूवल्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। और फ्यूचर में यदि आप किसी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को दे रहे हो गोडाउन तो वहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये कंप्लायंस करके आप अपनी नाबार्ड सब्सिडी की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। केआईपी जो है वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में अपनी सेवाएं 2008 से दे रही है और हमें बड़ी खुशी होती है कि पूरे हरियाणा में केआईपी वर्किंग एज ए लीडिंग ग्रोइंग ब्रांच इन द वेयर हाउसिंग सेक्टर्स। पैन इंडिया बेस पर भी केआईपी अपनी सेवाएं एफसीआई के साइलो टेंडर के माध्यम से या जो कैपिटल सब्सिडीज हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की सब्सिडीज हैं, उन पे हमारी टीम काम करती है। और केआईपी जो वेयर हाउसिंग सेक्टर स्पेसिफिक सर्विसेज है जिसमें हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की सेवाएं हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से इंटर सब्सिडी का अप्रूवल है, बैंक डॉक्यूमेंटेशन है, कंसल्टेंसी है और नाबार्ड की सब्सिडीज है। इनके साथ साथ जो स्टेट स्पेसिफिक सब्सिडीज है जैसे हरियाणा में हरियाणा वेयर हाउसिंग पॉलिसीज हैं, पंजाब की वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पॉलिसी है,
यूपी स्टेट की जो पॉलिसीज हैं या जो अदर स्टेट के जो स्टेट स्पेसिफिक वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पॉलिसीज हैं उस पे भी अपनी कंसल्टेंसी सेवाएं दे रही है। केआईपी एज ए बिजनेस कंसल्टेंट अपनी सेवाएं बिजनेस कम्युनिटीज को दे रही हैं। आपको सब्सिडीज की A to Z सॉल्यूशंस मिले, ऐसा हमारा प्रयास केआईपी के माध्यम से रहता है। आपको रेगुलर सब्सिडी अपडेट्स मिलें, आपके प्रोजेक्ट पे सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स हम फ्रेम करके देते हैं ताकि आप अपनी सब्सिडी प्लानिंग अच्छे से करें, सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशन, सब्सिडी फाइलिंग और सब्सिडी की प्रोसेसिंग, ताकि सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट्स में आए। एंड टू एंड कंप्लीट सॉल्यूशंस केआईपी की टीम आपको अपने लेवल पे वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में प्रोवाइड कराती है। वेयर हाउसिंग सेक्टर के अलावा भी लॉजिस्टिक सेक्टर, एग्रीकल्चर इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें और बायो एनर्जी के सेक्टर में भी केआईपी अपनी सेवाएं दे रही है। अब जो मैंने आपसे सबसे पहले कमिट किया था कि केआईपी अपना 24वां एस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट कर रही है, तो इस खुशी के मौके पे केआईपी ने नाबार्ड की नई ई बुक्स लॉन्च की है, जिसमें हमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस विद अमेंडेड गाइडलाइंस कवर किए हुए हैं। बहुत ही अच्छी ई बुक है और इस ई बुक के माध्यम से आप अपने सब्सिडीज प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। इसमें वीडियोज भी सिंक हैं, एफसीआई के नॉर्म्स भी सिंक्स हैं, जो नई अमेंडेड गाइडलाइंस हैं उसकी नोटिफिकेशंस भी हैं, ताकि आपको ऑथेंटिकेट कंटेंट्स मिले। नाबार्ड स्कीम्स, उसके पैरामीटर्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोजेक्ट कॉस्ट के नॉर्म्स, साइट सिलेक्शंस, कंस्ट्रक्शंस नॉर्म। आपको 75 मिनट्स की वीडियोज भी हैं, कई बार आप पढ़ नहीं पाते हैं तो उसको आप सुन के देख के भी प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। केआईपी की सर्विसेज आपको मिलेंगी और ये जो सारा का सारा टेक्निकल जो कंटेंट है जस्ट इन ₹999, यानी 999 में ही आपकी 1 करोड़ रुपए तक की मैक्सिमम सब्सिडी की प्लानिंग्स आप इस ई बुक के माध्यम से कर सकते हैं। आप यदि वेयर हाउसिंग सेक्टर में नए हैं या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आप सभी को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपको ये ई बुक जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि आप अपनी सब्सिडी प्लानिंग अच्छे से कर पाए। बहुत अच्छी ई बुक है। होस्ट टीम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस ई बुक का लिंक हमारे व्यूवर्स को जरूर दीजिएगा ताकि वो इसको डाउनलोड कर पाए। इसके साथ साथ केआईपी की एक बिजनेस कम्युनिटीज भी है, यानी हम जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनको जो सब्सिडी सेवाएं हैं, सब्सिडी अपडेट्स हैं, रेगुलर वेबिनार अपडेट्स हैं, जैसे आप वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे हमारे हर महीने वेबिनार्स भी होते हैं ताकि उसमें आपका पार्टिसिपेशन बने। आपको कंसल्टेंसी राउंड भी देते हैं। आप जरूर जुड़िएगा केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी में। और क्योंकि अभी केआईपी अपना 24वां एस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट कर रही है, जहां पे भी आपके लिए स्पेसिफिक ऑफर है। केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी जिसका अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस है 2500 से कम करके 1100 रुपये रखा हुआ है, केवल 12 जनवरी तक ही ये ऑफर वैलिड है। यदि आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़िएगा, ताकि आपको बिजनेस सब्सिडीज, वेबिनार, वेयर हाउसिंग के टेंडर अपडेट्स, बायो एनर्जी सेक्टर के टेंडर अपडेट्स, ये सारे गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कीम्स ये रेगुलर आपके व्हाट्सएप पे और ईमेल पे आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो जरूर केआईपी की जो है बिजनेस कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। और जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, बिजनेस अपडेट्स हैं, बायोमास सेक्टर के टेंडर अपडेट्स हैं, वेयर हाउसिंग अपडेट्स हैं, वेबिनार में फ्री ज्वाइनिंग है 1 साल तक आपको, और ई बुक भी जो बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स की है जस्ट इन ₹1100 फॉर 1 ईयर। जरूर ज्वाइन कीजिएगा। होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है इसका लिंक भी आप हमारे व्यूवर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ बायो एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा बूम आया हुआ है, और आप हमारे यूट्यूब के माध्यम से भी, और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा जितने पावर प्लांट्स हैं उनमें बायोमास, ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, बायोमास ब्रिकेट्स और पैलेट्स के नए नए प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पावर प्लांट्स में इनके लिए टेंडर इनवाइट करती है। तो यदि आप बायोमास सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं तो मेरी आपको एडवाइस, आप इस ई बुक को जरूर पढ़िएगा। 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक के मैक्सिमम सब्सिडी लाभ के प्रोविजंस, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इजी बैंक फाइनेंस के ऑप्शंस, दोनों ई बुक्स, यानी आप यदि बायोमास पैलेट के सेक्टर में जाना चाहते हो, इन ई को जरूर डाउनलोड कीजिएगा।
जस्ट इन ₹999, यानी 999 में आपको दोनों ई बुक दी जा रही हैं। बायोमास सेक्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी, क्या बायोमास ब्रिकेट्स हैं, पैलेट्स हैं, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, पावर प्लांट की लिस्ट है, कहाँ से आप मशीनें लें, कैसे कैसे सब्सिडी लाभ लें, और साथ में 2 टन पर आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी आपको इसमें मिलेगा। इसके साथ साथ एग्री इंफ्रा की ई बुक्स, कि आप कैसे आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ लें, ये भी कंप्लीट आपको इसकी ई बुक के साथ मिलेगी। इसका लिंक भी आपको यहाँ शेयर कर दिया जाएगा। ये केआईपी का 24वां असेसमेंट डे ऑफर है, आप इससे जरूर लाभ लीजिएगा, अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ जरूर बढ़ाइएगा। अभी कुछ नए टेंडर अपडेट्स भी है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ते हैं तो हमारी टीम जो वेयर हाउसिंग सेक्टर में, बायोमास सेक्टर्स में नए नए जो टेंडर अपडेट्स आते हैं उस पे भी देते हैं जानकारी। वेयर हाउसिंग सेक्टर में बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हरियाणा में अभी हैफर्ड ने कैप टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। 3 साल के गारंटीड टेंडर हैं ये, और 13 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। डिटेल्स में हैफर टेंडर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप केआईपी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप अगर इन टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पंजाब में भी पनग्रेन ने 3 साल के गारंटीड 101 लोकेशंस पर कैप टेंडर इनवाइट किए हुए। देखिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वेयर हाउसिंग सेक्टर में ओपन है, पंजाब स्टेट में भी और हरियाणा में भी। और जो पनग्रेन के पंजाब में टेंडर ओपन है उनको सबमिट करने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 है। इसके साथ साथ एफसीआई ने पूरे देश में 54 लोकेशन में 7 स्टेट में एफसीआई साइलो टेंडर जो हब और स्पोक मॉडल है इनके भी टेंडर इनवाइट किए हुए हैं, जिसमें 32 साल के गारंटेड एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। इन टेंडर को सबमिट करने की लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 है। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं, आपके पास सुटेबल लैंड है, या आपके पास इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, या आप ग्रुप बना के भी, कंसोर्टियम बना के भी इन टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो केआईपी से जरूर कनेक्ट कीजिएगा ताकि ये वेयर हाउसिंग सेक्टर की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर पाए। केआईपी आपको बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग करने के लिए इनवाइट कर रही है। आप अपना कंसल्टेंसी राउंड बुक कर सकते हैं हमारे साथ मिलके, और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सब्सिडी प्लानिंग्स आप अपने बिजनेस के लिए केआईपी के साथ मिलके कर सकते हैं। आप केआईपी के जो है ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमारा हिसार हरियाणा में ऑफिस है। आप दिए गए नंबर यानी 8683898080 पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और हिसार में हमारा जो फिजिकल ऑफिस है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, KIPforbusiness.com, योर बिजनेस कंसल्टेंट, योर फाइनेंशियल डॉक्टर्स, आप जरूर विजिट कीजिएगा और अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ बढ़ाइएगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू to give the precious time for this webinar. Now I requested to host teams, if anybody want to have a discussion or any specific questions regarding warehousing sector, Thank you आप so वन much, बाय sir. वन परमिट कीजिएगा। जो भी होस्ट टीम है वन बाय वन उनको परमिट कीजिएगा ताकि हम आसानी से उनके आंसर दे पाए। थैंक्स टू ऑल। Thank you so much for enlightened and esteemed guidance, sir. Now, I would like to ask the participant to share their experience and the questions they want to ask. Hi. Can I go? थैंक यू मैम। Hello. जी सर। Hi, sir. Hi, sir. I'm Sudhir. I'm part of KIP business community and I have already purchased your couple of ebooks on NABARD and AAF. थैंक यू So, सर। थैंक यू सुधीर जी। thank you for a very informative seminar and for anyone who wants to get into warehousing business, you're doing great work. And I just wanted, वेबिनार है ये है। अच्छा, I just wanted to say that कंफर्म कर रहे हैं अभी ये सब्सिडी डबल होगी। सर होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है, एक बार में एक ही ऑडियंस बोलेंगे तो बेटर रहेगा सर। आप प्लीज जब कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है तो आप ना बोलिएगा ताकि आवाज हम 1 to 1 कनेक्ट कर पाएंगे। जी सुधीर जी प्लीज कंटिन्यू। so we already constructed 4 warehouses in Andhra Pradesh. We took Okay. four AF loans, but the banker have asked the primary property to be mortgaged.
that is our land only. So we have Mhm. given primary property at that time. Right now, after going through your videos and books and business community, we decided to expand a network of warehouses in Andhra and Telangana. So Okay. now we are planning to take lease land for 50%. But bankers are asking for primary properties. So they are saying that we cannot give only under CGTMS scheme. We need the primary property as well, is what they are asking us. I just wanted to check with you on that. Is it mandatory to give any primary? As per the norms of the agriculture infrastructure funds, applicant need to give the primary securities. But as far as the many times banker asks the collateral security, in that case you can take the advantage of the CGT MSME. Means to say, for availing the benefit of AIP, you need to give the primary security. Primary security is the mandatory for availing the bank loans, right? But apart from the primary security, due to some many risk assessment, banker generally asks the additional collateral security. So there is a facility to waive off the collateral security under the agriculture infrastructure funds under CGT MSME coverage up to 2 crore bank loan amounts. You need to discuss with your banker. Banker will take the primary security. But if they are requiring the additional collateral security, then you can take the benefit of AI and the coverage of the CGT MSME. So we cannot go ahead with the loan without collateral. Just asking. Suppose if you want. You may proceed with the loan with primary security. If you are not having the primary security, then how the banker will give the loans to you, sir? CGTMS is covering also. So wouldn't they give it under CGTMS? For 2 crores? Yeah, CGT MSME coverage is applicable. If you have a problems with the bankers, so let's have a discussion after ending the webinars. We will have a detailed discussion on the AIF and the CGT MSME coverage, sir. Okay. I'll book a call. Right, sir. Thank you, sir. Hello team, can you please allow me to put my word here? First of all, thank you Mr. Jiten sir and team. You guys are doing amazing work in this unexplored zone, and many people doesn't know, are not aware, and you guys are taking a good step forward. So a big thanks to you, all of your team. My question is that I have already applied and my loan has approved. I am from Bihar, by the way, Araria district, Bihar. My name is Raghav Jha, and I have already applied for this scheme in my district, and my loan got credited in May 2024, and now the first installment advanced 50% claim I already availed in just 3 days ago. Okay, NABARD has credited 50% of subsidy of my subsidy. In am I audible? Unmute करता जी. Yeah. Raghav ji, Okay. Great. Thank you. So NABARD has credited 50% of my subsidy. That was 21 lakhs and few rupees as 50%. So am I somehow convert this into the new scheme that is now 600 per MT? So can I convert somehow, because my construction is already going on. I have completed up to plinth height. So is any provision that new scheme will be applicable for my case? First of all, Mr. Raghav, great thanks for giving your appreciations to our team for conducting this webinars. Yeah. And it's a great thing that you have already received the 50% approved subsidy from the NABARD. It's a great good news for the other audience also. But as far as concern your questions, the new guidelines is applicable only on term loan which has sanctioned on or after 10th November onwards. Means to say, you cannot transfer your case in the new guidelines. नई guidelines उन्हीं लोन केसेस पे applicable हैं जिनके लोन 10 नवंबर के बाद सैंक्शन होंगे. 10 नवंबर 2024 के बाद जिनके सैंक्शन हैं उन पे नई गाइडलाइंस अप्लीकेबल है.
Okay. So in Sir, this continue. in this continuity, I would just like to add that you have said that 6,000 per MT is applicable for all categories or just for the North State category, because you have to check with the NABARD the new guideline that I already have, and it says that the new guideline says that 6,000 per MT is only applicable for the new like North State people. For rest of us, the limit is little bit more. So any clarification on that? Yeah, that is a good. 6,000 is the other area, बट जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पे परमिजेबल कोस्ट जो कि पहले 4,000 रुपए थी उसको बढ़ा के 8,000 रुपए कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है, नॉर्थ ईस्ट, Okay. जो बाकी देश के हमारे अदर एरियाज हैं उसमें ये पहले जो 3,000 थे उससे बढ़ा के 6,000 रुपए किया गया है। नॉर्थ ईस्ट okay. में 8,000 रुपए पर मेट्रिक टन परमिजेबल कॉस्ट है। Okay. जी हेलो जी सर, हेलो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड हेलो। मॉर्निंग सर। राजीव बिस्मिल बोल रहा हूँ सर। बहुत जी जी बढ़िया राजीव जी, जी सर। बहुत कहाँ बहुत अच्छा। हाँ सर, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सेशन सर, नॉलेजेबल था सर। सर एक बात पूछ रहा है सर, नाबार्ड जी में सर। सर वेयर हाउस भी है, और आपने बताया वेयर हाउस के बारे में बताया और स्टोरेज के बारे में बताया सर। इसमें और भी तो स्कीम्स हैं, फार्मिंग जी की, जी एग्रीकल्चर की, उसके बारे में बहुत सर। अच्छा। जी सर। जी सर, ये सर नाबार्ड क्या करता है, नाबार्ड में जो टोटल बिजनेस कवर होते हैं उनको ये 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है जी सर। सर सर पहला सर है सर स्टोरेज प्रोजेक्ट, सर दूसरा है अदर देन स्टोरेज। जी तो सर अदर देन स्टोरेज में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट शामिल हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग के, फार्म से कनेक्टेड बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं सर प्राइमरी प्रोसेसिंग के, सेकेंडरी प्रोसेसिंग सर के, उनके ऊपर सर भी नाबार्ड सब्सिडी देता है। जी सर लेकिन अभी हमने इस वेबिनार में केवल स्टोरेज फैसिलिटी के ही प्रोजेक्ट को जी कवर सर किया है। जी सर जी सर अदर देन स्टोरेज बिजनेस भी नाबार्ड से सब्सिडी ले सकते हैं, जी उनके सर लिए भी अलग से डिटेल्स हम ही प्रिपेयर कर रहे हैं। हो जी सकता सर। है इन फ्यूचर में हम उनके लिए भी कोई वेबिनार ऑर्गेनाइज कर दें सर। थैंक यू थैंक थैंक यू यू सर, सर। थैंक यू। सर मेरी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छा सर। लगा राजीव जी हमारे साथ सर जुड़े सर हैं। सर राजीव मैं हूँ, जी मेरे 2-3 मित्र भी जुड़े हुए हैं, थैंक यू प्रियंका सर। सैनी जी भी जुड़े हुए हैं। और सर बहुत बड़ी शुभकामनाएं सर, जी सर, केआईपी आगे जाए और लोगों को लाभ पहुंचाए सर। शुभकामनाएं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, नमस्कार सर। आशीष बात कर रहा हूँ रोहतक हरियाणा से। सबसे पहले तो जी केआईपी टीम को धन्यवाद जो इतना डीप नॉलेज में कम्युनिटी को ये सारी डिटेल शेयर किया। एंड सर इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन था। एक्चुअली मेरे को एक कंफ्यूजन है, अभी जो टेंडर निकले हैं नाबार्ड के वेयर हाउसिंग के, उसमें रोहतक के लिए जी जी। कोई प्रोविजन है क्या सर? रोहतक के लिए कोई है हेलो, लोकेशन? हेलो हेलो। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर। हाँ सॉरी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे को एक छोटा सा कंफ्यूजन है। अभी जो हैपेड के ये टेंडर निकले हुए हैं, इसमें रोहतक के लिए भी है क्या प्रोविजन? हाँ हाँ, रोहतक के लिए है सर। 17,920 मीट्रिक टन की कैपेसिटी ओपन है सर। और ये रोहतक से कितना, मतलब रोहतक सिटी से 10 किलोमीटर के रेडियस, 8 to 10 किलोमीटर रेडियस में आई थिंक वो रहेगा। 8 किलोमीटर की रेडियस में सर, रोहतक मंडी से। रोहतक और ये कैलकुलेट कहाँ से किया जाएगा सर? 8 किलोमीटर कुछ आइडिया दे सकते हैं इसका? हेलो जी सर, आपकी वॉइस ब्रेकअप हो रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? मैं हेलो। हाँ आशीष जी बोलिए सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता था, जो ये 8 किलोमीटर का रेडियस आप बता रहे हैं, ये जो इसका जो ये कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है 8 किलोमीटर में? कैसे इसका वो रहता है काउंटिंग? हाँ, अनाज मंडी से काउंट होता है सर ये। ओके, इसके अनाज मंडी से 8 हाँ किलोमीटर का रेडियस में होना चाहिए। जी जी सर।
ओके ओके थैंक्स। एक्चुअली ये मैं कंफ्यूज हो गया था। एक्चुअली मैंने आपकी आईपी टीम से बात किया था, किसी रिप्रेजेंटेटिव ने बात किया था आपके, तो वो बोले थे कि रोहतक के लिए भी नहीं है, बट आपने कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया था नहीं, उसमें ऑलरेडी वो हुआ था। मैं आपको डिटेल शेयर करा देता हूँ सर आफ्टर वेबिनार। होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है, आशीष जी का ये रिक्वेस्ट नोट कर लिया जाए। इनको जो हैफर्ड के कैप के टेंडर हैं जो रोहतक में भी अवेलेबल हैं वो डिटेल शेयर कर देंगे सर आपको। ओके थैंक्स, थैंक्स अ लॉट सर। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। मैं पर्सनली भी मिलूंगा आपको इनके वेबिनार के बाद 1-2 दिन में। जी सर, जी सर, वेलकम सर। ओके थैंक यू। सर थैंक यू। कंस्ट्रक्शन को लेके एक क्वेश्चन मेरे साइड से और भी है कि ब्रिक वॉल जो होगा, क्या वो उसके जगह पे जो फैब्रिक वॉल है या दोनों का मिक्स, अगर आप 8 फीट तक प्लेन हाइट से 8 फीट तक ब्रिक वॉल का काम करवाते हैं, उसके बाद फैब्रिक का जो सर वो फाइबर जो आता है, लोहा का एंगल लगा के जो उस पे प्लास्टिक का जो टीना लगता है सर, तो क्या वो दोनों को मर्ज करके हम लोग वॉल क्रिएट कर सकते हैं? क्या ये अलाउड है या अलाउड नहीं है सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? नहीं नहीं सर, ऐसा अलाउड नहीं है अभी। लेकिन अभी कुछ फ्री इंजीनियरिंग जो बिल्डिंग्स बनती है ना, पीईबी जी। स्ट्रक्चर्स आते हैं, उनको अभी शामिल करने का प्रोविजंस है। तो ऐसा नहीं है कि आधी दीवार बनी हो, आधी के ऊपर आपका कोई फैब्रिक स्ट्रक्चर हो, वो अभी अलाउेबल नहीं है सर इसमें। तो वॉल को लेके सर गाइडलाइन क्या है कि वॉल ब्रिक का होना चाहिए, या फिर बहुत जगह हम लोग देखते हैं सर वेयर हाउस में कि लोहा का पूरा काम क्या रहता है, लोहा, और उसके बाद बाहर से टीना का जो सर फैब्रिक होता है ना सर, वो मोटा करके टीना, वो उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो सर अगर नहीं होगा तो बहुत सारा वेयर हाउस इसमें तो सर हट जाएगा फिर। वॉल को लेके सर, वॉल को लेके आपका जो भी विजन है सर, आप कंस्ट्रक्शन वेयर हाउस में सर वॉल किस टाइप का होना चाहिए सर, इस पे जरा सा प्रकाश डालें। जी जी, मैं आपको आफ्टर वेबिनार जो एफसीआई के जो नॉर्म्स हैं वो आपको शेयर कर देंगे डिटेल में ना सर, ताकि उसमें बाउंड्री वॉल्स भी हैं, इंटरनल रोड्स हैं, सारी चीजें क्लैरिफाइड है उसमें। ओके 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 सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा पूछना यह था कि कम से कम कितना कैपेसिटी का अपन बना सकते हैं और वो फीजिबल भी है? जैसे मेरे पास 21,000 स्क्वायर फीट का जमीन है, तो उस पे ठीक भी है, वेयर हाउस बना सकते हैं क्या? हाँ बना सकते हो। देखिए नाबार्ड जो है मिनिमम 50 मीट्रिक टन से लेके 5,000 मीट्रिक टन तक का वन टाइम में अलाउड कर देता है सर। तो और वो छह फीजिबल भी स्केयर है? आप देखिए एक्सपीरियंस से तो आप बता सके। सर, अगर आपका 21,000 स्क्वायर फीट एरिया है, ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा अगर कैपेसिटी में भी डिवाइड करें तो इट विल अराउंड आपका 3500 मीट्रिक टन बन जाएगा सर। अगर रास्ता सच करते हैं आप और करते हैं तो आराम से 2 से 2,500 मीट्रिक टन का एरिया आपका बन सकता है, और ये फिजिबल है सर। और ये कोई सी जो गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं उसमें एप्लीकेबल है? हाँ उसमें भी, क्योंकि 2500 मीट्रिक टन मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है जो टेंडर्स आते हैं, लेकिन कई बार टेंडर 5,000 मीट्रिक टन की मिनिमम क्वांटिटी के साथ भी लॉन्च किए जाते हैं। तो ये आपको टेक केयर रखना। कई बार 2500 री हायरिंग में ले लेती हैं एजेंसीज, तो 2500 मीट्रिक टन आप जरूर लाइन अप कीजिए कम से कम। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो। जी सर। हाँ नमस्कार सर, कुरुक्षेत्र से बोल रहा था सर। जी नमस्कार बलदेव जी। सर जैसे हमारे को कोई एक गोडाउन बनाते हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में, और उसी साइट पे हम दूसरा बनाते हैं, जी क्या 5,000 से ऊपर एप्लीकेबल होएगा सब्सिडी के लिए सेम नाम से? हाँ जी, हाँ जी, सेम सेम नाम से ना, सेम नाम से ही एक एप्लीकेंट जो है एक डिस्ट्रिक्ट में 10,000 तक का ले सकता है सर। तो अच्छा, अलग आपने एक अलग बार में अलग 5,000 अलग का साइट होनी? बनाया। हाँ जी, 5,000 का बना हाँ, दिया जैसे। 5,000 का अपना एक साइट बना दिया। अब जो दूसरी साइट है वो दूसरा एड्रेस होना चाहिए उसका। अच्छा, उसका ठीक एड्रेस है, दूसरा होना तो चाहिए। उसके ऊपर आपने 5,000 का, हाँ हाँ, एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए उसमें, समझ गए आप पॉइंट। राइट राइट राइट। हाँ जी सर। साइट आसपास ही हो सकती है, लेकिन बस वो डिफरेंट होनी चाहिए साइट। राइट सर, राइट राइट, क्योंकि तभी आपका वो 5,000 का एडिशनल गोडाउन कंसिडर हो जाएगा सर। और जैसे अगर हमने पहले भी अगर किसी नाम से सब्सिडी लिया हुआ हो 2012 में, तो क्या अब वो वही पर्सन दोबारा एलिजिबल है सब्सिडी लेने का?
देखो, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 10,000 मीट्रिक टन तक की स्टोरेज का लाभ ले सकता है जब से ये स्कीम लागू हुई है। राइट सर। अगर आपने पहले 5,000 का बेनिफिट लिया है तो बचा हुआ 5,000 का अब आप ले सकते राइट सर। राइट सर। हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, anybody others? We are going to ending our sessions. Thanks to all participants to give your precious time. बहुत अच्छा आप सभी का contributions. अगर अभी भी स्टिल किसी का कोई क्वेश्चंस है, आप प्लीज अपना हेलो माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर, फिर आप बोलिएगा। जी सर। हेलो। जी, हाँ जी नमस्ते सर, सर। नमस्कार सर सर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा था सर, साइलो के ऊपर क्या नाबार्ड सब्सिडी अलाउ करता है सर? हाँ, साइलोज अगर आप बनाते हो बिल्कुल अलाउड है सर। साइलो प्रोजेक्ट पे भी नाबार्ड सब्सिडी अलाउड है सर। तो सर कुछ कैपेसिटी सर, तो ऐसी कुछ फिक्स है सर उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, जो भी किसी भी टाइप के गोडाउन आप साइलो फाइनल कर। कैपेसिटी कुछ उसमें गारंटी है सर? सर आपका वॉइस ब्रेकअप हो रहा है। और नाबार्ड में अप्लाई करना है सर, उसका प्रोसीजर क्या है सर? सर आप नाबार्ड में सब्सिडी जो अलाउ करेंगे, कैसे कर सकते हैं सर उसको? क्या इसका ऑनलाइन कुछ है या फिर डायरेक्ट ऑपरेट करना पड़ेगा? जी सर, जो नाबार्ड में जो सब्सिडी लाइन अप होती है सर, ये क्रेडिट हेलो लिंक स्कीम होती है। और ये क्रेडिट लिंक है, यानी बैंक के सर। चैनल से ही सब्सिडी फाइलिंग होता है सर। आप समझ गए मेरा पॉइंट? जी सर, इनिशियली जो अप्लाई कैसे कर सकते हैं सर नाबार्ड? आपको आपको नाबार्ड में सब्सिडी फाइलिंग नहीं करना है। जी सर। अब नाबार्ड नाबार्ड का जितना सब्सिडी जी सर। क्लेमिंग्स होता है सर वो बैंकिंग चैनल से ही होता सर। पूछता हूँ सर, मैं एक बात पूछने जा रहा था। हेलो हेलो सर, 2 मिनट और टाइम दे सकते हैं सर? है। हाँ, होस्ट हेलो कीजिएगा। हेलो, मुझे एक क्वेश्चन और पूछना था सर मुझे। जी जी सर। जी सर, जैसे अपना जो जो नाबार्ड का जो गोडाउन बनाएंगे, उसका हाइट क्या फिक्स है सर, कि उसको कुछ एक्स्ट्रा हाइट बढ़ा सकते हैं सर उसमें हम? नहीं, बढ़ा सकते हो सर, 4.5 मीटर से ज्यादा का हाइट रख सकते हो। जी सर। कोई क्या प्रॉब्लम। कुछ मशीनरी, अगर उसमें हम ग्रेडिंग और सॉर्टिंग कुछ मशीन लगाते जितेंद्र हैं तो जी, सर वो मैं हाइट काफी राजशेखर हो रेड्डी रहा है? हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो। तो उसमें कुछ अलाउ कर सकते हैं सर? है तो नहीं कोई मशीनरी उसके लिए हाइट बढ़ा सकते हैं, या फिर दूसरा कोई मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं सर नाबार्ड गोडाउन पे सर? हाँ, नाबार्ड गोडाउंस में अगर आप फूड ग्रेन से रिलेटेड जो शॉर्टिंग ग्रेडिंग्स है मशीनरी, वो अलाउडेबल है सर। जी सर। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं अपना वेबिनार बाद डिस्कस करता हूँ सर। पर्सनली आपसे तो पहले डिस्कस हो जी चुकी है, और इसके बाद डिटेल में प्रोजेक्ट सबमिट करता हूँ सर आपको मैं। जी जी सर, ठीक है जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके सर। हेलो, जी गुड सर। आफ्टरनून सर। सर मैं पूछना चाहता यूपी के जी, लिए गुड कोई न्यूज है सर, अभी बोलिए। स्कीम? ये सर पूरे देश के लिए ही स्कीम है, नाबार्ड की और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की। ये यूपी में भी अप्लीकेबल है सर। अच्छा, जैसे गांव के रोड पे अगर जमीन हो तो उस पे भी हो जाएगा ना सर? एप्लीकेबल है ना उस पे? हाँ हाँ, हो जाएगा सर, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल थैंक यू। अप्लीकेबल है सर। थैंक यू। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट। अगर स्टिल अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आफ्टर वेबिनार आप हमारी टीम से कनेक्ट करके डिस्कशन कर सकते हैं। आप सभी का एक बार फिर से केआईपी टीम की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा। केआईपी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट्स, वेबिनार अपडेट्स आपको मिलते रहे। थैंक यू। नमस्कार।